हेलो एवरीवन। तो फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय क्लासेस में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग फिर उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए एक अगले अधिनियम की तरफ देखेंगे जिसका नाम है 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। हम लोगों ने अभी तक देखा बहुत सारे चार्टर अधिनियमों को, जिसमें 1813 का चार्टर अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का और 1853 का। ठीक है, तो ये चार्टर अधिनियम जो भी लाए गए थे, ये मुख्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को निर्देशित करने के लिए, उनके कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए लाए गए थे। तो अभी तक जो भी अधिनियम हमने पढ़ा वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से रिलेटेड था। उसको कैसे भारत में रेगुलेट करते रहना है, वो सारा अधिनियम चार्टर अधिनियम के अंतर्गत था। तो भारत के संविधान की विकास यात्रा के अंतर्गत दो प्रकार के अधिनियम हमने आप लोगों को बताया था। जो पहला था ब्रिटिश शासन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन जब तक चला तब तक उसके शासन को किस प्रकार रेगुलेट किया जाए, उसके शासन को कैसे व्यवस्थित किया जाए, उसके लिए जो अधिनियम बना वो चार्टर अधिनियम कहलाए। और 1853 के बाद जो अधिनियम आए वो भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम के नाम से जाना गया, क्योंकि 1853 के बाद जब 1857 की सैनिक क्रांति हुई तो भारत में एक बहुत बड़ा भूकंप आया, समझिए एक भूचाल आया ब्रिटिश शासन को लेकर के। ब्रिटिश शासन को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि अब भारत में ढूंढमूल तरीके से शासन करना संभव नहीं है, क्योंकि 1857 की क्रांति को हम लोग जानते हैं कि इसे राष्ट्रीय विद्रोह या फिर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी माना गया है। जो भी रहा हो, पर 1857 की क्रांति जो है ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला कर रख दिया था। अब उसको मजबूर होना पड़ा ये सोचने के लिए कि भारत में शासन अब सही ढंग से करना पड़ेगा, शोषण करने से काम नहीं चलेगा। डलहौजी और कर्जन की नीतियों की वजह से जो शोषणात्मक शासन चल रहा था भारत में, उसके परिणाम स्वरूप ये सैनिक क्रांति हुई थी। और इसी के बाद जो शासन अधिनियम आया उसको कहा गया भारत शासन अधिनियम 1858, और इसी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को कंप्लीट भारत से समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश सरकार या कहें तो ब्रिटिश ताज, ठीक है, महारानी विक्टोरिया के हाथ में यह शासन चला गया। अब भारत के शासन के लिए जो भी नीति नियम बनते थे डायरेक्ट रेगुलेट होते थे ब्रिटेन की संसद के द्वारा, ठीक है ना। और इससे पहले जो भी नीति नियम बनते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो स्थापित था बोर्ड ऑफ काउंसिल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये वो नीतियां लागू करती थी। अब इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ काउंसिल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पर एक पद लाया गया, भारत सचिव का पद, इंडियन सेक्रेटरी, जो ब्रिटिश संसद का एक मेंबर होता था। और वही भारत सचिव का पद को भारत के सचिव को ही, मतलब उस पद पर जो व्यक्ति बैठता था उसी को भारत के शासन की समस्त जिम्मेदारी दी गई। और वो व्यक्ति जो था, वो पद जो था, भारत सचिव के पद पर बैठने वाले व्यक्ति को शासन में सहयोग करने के लिए 15 सदस्यों का एक संगठन बनाया गया, जिसे हम लोग मंत्रिमंडल कह सकते हैं। मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था की नींव रखी गई इसी अधिनियम के तहत। पहली बार मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था रखा गया और यहाँ से आपको क्या कहते हैं कि भारत में एक संवैधानिक तरीके से मतलब शासन की शुरुआत ब्रिटिश सरकार अपने हाथों में लेकर करती है। और इसके बाद भारत के शासन में ये व्यवस्था दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को शासन में भागीदार बनाया जाए और उन्हें एक ये योग्य बनाया जाए कि कैसे शासन में भागीदारी निभाया जाता है, ताकि फ्यूचर में भारत के शासन को भारतीयों के हाथ में अगर जरूरत पड़ा तो सौंप दिया जाए। हालांकि अभी वो मंशा नहीं था, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से विरोध हो रहा था उस विरोध का यह परिणाम था कि भारत के शासन में भारतीयों को भी अब मौका दिया जाने लगा। आइए प्रमुख प्रावधानों को देखते हैं जो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। प्रश्न आएगा पहला कि 1800
58 का भारत शासन अधिनियम इनमें से किस घटना का परिणाम था? तो आंसर करेंगे सिपाही विद्रोह 1857 में जो सैनिक क्रांति हुई थी, ठीक है ना, जो मेरठ की छावनी से 10 मई 1857 को ये स्टार्ट हुआ था, वही ये क्रांति थी। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप में 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया गया था। तो 1858 की भारत शासन अधिनियम किस घटना का परिणाम था? सिपाही विद्रोह का, ठीक है। अगला जो प्रावधान है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया किस अधिनियम के द्वारा? 1858 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म, भारत का शासन ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश सरकार के हाथों सौंप दिया गया। किस अधिनियम में यह व्यवस्था दिया गया कि भारत के शासन को ब्रिटिश ताज के हाथों सौंप दिया गया? तो 1858 के अधिनियम के द्वारा। कंपनी की सेना ब्रिटिश संसद के अधीन कर दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन पहले ब्रिटिश सेना रहती थी, अब ब्रिटिश सेना जो होगी वो ब्रिटिश संसद के अधीन लाई गई। ब्रिटिश संसद उसको रेगुलेट करेगी, नियमित करेगी। भारत का गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। यही वायसराय हाउस भारत में राष्ट्रपति हाउस, राष्ट्रपति भवन के नाम से बाद में जाना गया। और पहला वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग, जिसके काल में 1857 की क्रांति हुई थी। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी ये था, ठीक है ना। प्रश्न आए अंतिम गवर्नर जनरल भारत का कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग ही करेंगे, जो का प्रमोशन हो गया वायसराय में, और ये भारत का प्रथम वायसराय बना, ठीक है। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। दोनों के साथ में एक ही आंसर आता है। इसके बाद व्यापकगत सिद्धांत की नीति का अंत कर दिया गया। साथ ही राजकुमार और प्रमुखों की स्वतंत्रता बहाल हुई, ठीक है ना। इस अधिनियम में डलहौजी ने जो व्यापकगत सिद्धांत स्थापित किया था, व्यापकगत सिद्धांत, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जाना जाता है। और इस नीति के तहत डलहौजी ने वैसे राज्यों को हड़पने का काम किया था जहां पर क्या कहते हैं कि उत्तराधिकारी नहीं हो, ठीक है, राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं हो, तो उत्तराधिकारी के अभाव में उस राज्य को हड़प लिया गया था। और इसी के द्वारा पहला हड़पा गया राज्य था सतारा। सबको आप लोग जानते हैं, जो 1848 ईस्वी में ब्रिटिश शासन का अंग बनाया गया था। उसके बाद अगला प्रावधान है बोर्ड ऑफ काउंसिल एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम में ऐसा किया गया कि अभी से चला आ रहा था 1773 का एक्ट से जो बोर्ड ऑफ काउंसिल और 1784 के एक्ट से बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसके अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया। अब भारत में ये किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करेगा। और इसके स्थान पर किसको लाया गया? भारत सचिव का पद लाया गया, इंडियन सेक्रेटरी का पद। ध्यान रखिएगा, इंडियन सेक्रेटरी का पद सृजित किया गया किस अधिनियम में? 1858 के भारत सरकार अधिनियम में इंडियन सेक्रेटरी आया। एक बहुत बड़ा परिणाम था इस अधिनियम के अंतर्गत। और इसको 15 सदस्यीय, ठीक है ना, भारत परिषद की स्थापना की गई, ठीक है। भारत सचिव को भारत में शासन करने के लिए, उसको मदद करने के लिए एक 15 सदस्यों वाला एक इंडियन काउंसिल का कंसेप्ट आ गया। बोर्ड ऑफ काउंसिल के जगह इंडियन काउंसिल आया। और इंडियन काउंसिल में कितने मेंबर थे? 15 सदस्य होते थे, ठीक है। और इसका काम क्या था? भारत सचिव को भारत में शासन कैसे चलाना है इसके लिए सहायता करना था। सहायता किस प्रकार का? मतलब उसको सलाह देना था, एक सलाहकारी बॉडी था, ठीक है ना। और इसी प्रकार भारत में मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था, ठीक है ना, मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था की शुरुआत, मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था की स्थापना भारत में किस अधिनियम में लाई गई? यहां यह भी एक प्रश्न बनता है। मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था की स्थापना, ठीक है ना। तो वही आप लोग आंसर करेंगे, 1858 का अधिनियम ये लाया था। अब भारत सचिव को क्या अधिकार मिला? निर्णायक मत देने का अधिकार मिला। जानते अभी लोकसभा में निर्णायक मत देने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? अगर किसी भी विधेयक पर वोटिंग होता है तो वह है लोकसभा अध्यक्ष को
निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है, उसी प्रकार और इनको ब्रिटिश संसद में बजट पेश करने का भी अधिकार दिया गया। भारत सचिव के पावर को बढ़ाया गया और इस प्रकार भारत में संवैधानिक तरीके से शासन चलाने की व्यवस्था में बहुत सारा परिवर्तन लाया गया। ठीक है ना। तो इसको आप लोग बार बार रिवीजन करा करें। ये आप लोगों के परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देगा ये अधिनियम। किसी भी परीक्षा में ये अधिनियम पूछा जाता है। ठीक है ना। सिविल सेवा की परीक्षा हो, जेपीएससी, यूपीएससी, कुछ भी हो, जेटेट, सीटेट, कुछ भी हो, या फिर कहें तो सीजीएल वगैरह हो, एसएससी हो, रेलवे हो, किसी भी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आता है दोस्तों। इसलिए आप लोग अच्छा से रिवीजन करें, मजाक में कुछ भी नहीं लें। भले व्हाइट बोर्ड में आप लोगों को बताया जा रहा है, डिजिटल बोर्ड का ज़माना है, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा हो, पर वक्त के साथ सब कुछ मज़ा आने लगता है। ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।